नमस्कार। आज के इस नए और दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ दुनिया का नक्शा बल्कि हमारे और आपके सोचने का तरीका तक हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैं बात कर रही हूं औपनिवेशिक सामना यानी कॉलोनियल एनकाउंटर की। अगर हम इसे एक इतिहासकार के नजरिए से देखें ना, तो यह सिर्फ किसी एक साम्राज्य की दूसरे पर सैन्य जीत की एक तरफा कहानी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि सच तो ये है कि ये दो पूरी तरह से अलग दुनियाओं के बीच एक बेहद जटिल बातचीत, एक गहरा संघर्ष और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक टकराव था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बुनियादी सवाल पर गौर कीजिए। क्या उपनिवेशवाद सिर्फ जमीन, व्यापार और संसाधनों पर कब्जा करने तक ही सीमित था, या फिर यह हमारे दिमाग, हमारी संस्कृति और हमारे सोचने के पूरे तरीके पर भी एक गहरा आक्रमण था? इस पूरी चर्चा के दौरान हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे और उन गहरी मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक घुसपैठों को समझेंगे जो इस उथल-पुथल वाले दौर में असल में हुई थीं। खंड 1, औपनिवेशिक सामना, एक परिचय। आइए सबसे पहले उस ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझते हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। टेक्निकली अगर देखें तो औपनिवेशिक सामना या इनकाउंटर का मतलब सिर्फ कोई युद्ध जीतना या सत्ता हथियाना नहीं होता। इसका असली मतलब है साम्राज्यवाद के युग के दौरान होने वाले वो बेहद उलझे हुए और जटिल आदान प्रदान जिन्होंने औपनिवेशिक यानी शासन करने वाले और उपनिवेशित यानी जिन पर शासन हो रहा था, दोनों ही पक्षों की पहचान और समाजों को जड़ से बदल कर रख दिया। ये कोई मामूली राजनीतिक बदलाव नहीं था दोस्तों, ये एक बहुत ही विशाल सांस्कृतिक और आर्थिक भूचाल था। खंड 2, टकराव, सत्ता और समाज। जब विदेशी ब्रिटिश सत्ता और हमारी पारंपरिक भारतीय समाज व्यवस्था पहली बार आमने सामने आई, तो उनके बीच जो जबरदस्त घर्षण पैदा हुआ, उसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ हमें एक बहुत ही तीखा वैचारिक और ढांचागत अंतर देखने को मिलता है। जरा विजुअलाइज कीजिए। एक तरफ था ब्रिटिश सिस्टम जिसे थोपा जा रहा था। ये व्यवस्था कठोर तर्क, लिखित कानूनों और नए नस्लीय पदानुक्रमों के जरिए एकदम मशीन की तरह काम कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ थी हमारी भारतीय पारंपरिक प्रणालियां। ये प्रणालियां गहरी क्षेत्रीय विविधताओं, पारिवारिक रिश्तों और सदियों पुराने प्राकृतिक शासन पर पूरी तरह से टिकी थीं। सच कहूं तो ये दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं और दो अलग-अलग जीवन शैलियों का सीधा और भयंकर टकराव था। खंड 3, संरचनात्मक बदलाव, सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन। अब देखते हैं कि इस ऐतिहासिक टकराव ने भारतीय समाज के अंदरूनी ढांचे में कौन से बड़े और स्थायी बदलाव किए। औपनिवेशिक सत्ता ने हमारे सदियों पुराने सामाजिक ढांचे को सच में पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। मूल निवासियों को उनके ही देश में किनारे कर दिया गया, पारंपरिक शासन के तरीके टूट गए और नए नस्ली भेदभाव शुरू हो गए। यहाँ समाजशास्त्री पार्थ चटर्जी का एक सिद्धांत है जो एकदम सटीक बैठता है। उनके मुताबिक इस बेबसी के दौर में भारतीयों ने अपने जीवन को दो स्पष्ट हिस्सों में बांट लिया था। पहला था विश्व यानी बाहरी सार्वजनिक दुनिया, जिस पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा था, और दूसरा था घर यानी हमारा निजी क्षेत्र, जिसे भारतीयों ने अपनी आध्यात्मिक और पारंपरिक आज़ादी का एक सुरक्षित किला बना लिया था। मतलब बाहरी दुनिया हारने के बाद अपनी आंतरिक दुनिया को बचाने की ये एक जबरदस्त जद्दोजहद थी। खंड 4, ज्ञान पर नियंत्रण, अनुवादक और ग्रंथ। आपको क्या लगता है सिर्फ सेना काफी थी सत्ता कायम करने के लिए? जी नहीं, असली युद्ध का मैदान तो कुछ और ही था, और वो था ज्ञान। ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत नींव खड़ी करने में भारतीय दुभाषियों यानी ट्रांसलेटर्स और पंडितों की एक बहुत ही जटिल भूमिका रही। जरा सोचिए, एक बिल्कुल अनजान जमीन पर आकर अंग्रेजों को भारत के सदियों पुराने कानून, रीति रिवाज और यहाँ के जटिल समाज को समझना था। इसके लिए उन्हें पूरी तरह से इन स्थानीय सहायकों पर निर्भर रहना पड़ा। स्वदेशी ज्ञान को बारीकी से इकट्ठा किया गया, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और फिर ऐसे नए कानून बनाए गए जिनसे स्थानीय आबादी को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। तो देखा आपने, इस पूरी प्रक्रिया में ज्ञान सिर्फ एक जानकारी नहीं रहा, बल्कि वो नियंत्रण का एक बहुत ही ताकतवर हथियार बन गया था। खंड 5, संश्लेषण, बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रतिरोध। अब एक बड़ा सवाल, क्या इस विदेशी दबदबे को हमने चुपचाप मान लिया था? बिल्कुल नहीं। इसके जवाब में एक ऐसा बौद्धिक प्रतिरोध पैदा हुआ जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है।
उदाहरण के तौर पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को ही ले लीजिए। उनका नजरिया आलोचनात्मक आधुनिकतावाद का एक बेहद शानदार उदाहरण है। उन्होंने आंख बंद करके पश्चिमी नकल नहीं की, इसके बजाय उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से पश्चिमी तार्किकता यानी लॉजिक का इस्तेमाल किया ताकि वो हिंदू समाज की कुप्रथाओं जैसे महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को जड़ से खत्म कर सकें। उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, बस बिना पूरी तरह से पश्चिमीकरण किए समाज को अंदर से सुधारने का एक तार्किक और साहसिक रास्ता चुना। और फिर दूसरी ओर आते हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिनका आध्यात्मिक मानवतावाद एक अलग ही क्रांति लेकर आया। पश्चिमी सांस्कृतिक दबाव के सामने झुकने के बजाय उन्होंने उस पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने साफ तौर पर पश्चिमी भौतिकवाद के ऊपर भारतीय आध्यात्मिकता की सर्वोच्चता स्थापित की। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका धर्म सिर्फ एकांत या कर्मकांडों तक सीमित नहीं था। उनका मुख्य लक्ष्य था जमीनी स्तर पर गरीब और वंचित जनता का उत्थान करना। और उनकी इसी सोच ने उस हताश हो चुके समाज में भारतीय गौरव को फिर से जिंदा कर दिया। खैर, अब हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और जाते जाते मैं आपके लिए एक बेहद विचारोत्तेजक सवाल छोड़े जा रहा हूं। आज हमारी जो आधुनिक पहचान है वो इस ऐतिहासिक टकराव और उसके बाद हुए सांस्कृतिक प्रतिरोध से कितनी ज्यादा प्रभावित है। आज भी जब हम अपनी शिक्षा, अपनी सोच और आधुनिक संस्कृति को करीब से देखते हैं तो पूर्व और पश्चिम का ये संश्लेषण हमें अपने अंदर जिंदा नजर आता है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक सच है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।